नमस्कार, मैं मोहन पांडे। आप जुड़ रहे हैं आस्कर एजुकेशन से। बच्चों, आज के डेट में जो है बोर्ड एग्जाम के बेसिस पर आज हम आप लोग को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। यह आपके बोर्ड एग्जाम के बेसिस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट में काफ़ी सहयोग प्रदान करेगा। आपको जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें हम ये देखेंगे कि इनहेरिटेंस का मतलब होता है वंशागत की। वंशागत की जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियो में जेनेटिक्स आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से इनहेरिटेंस हुआ था। अब हमें ये देखना है कि किस आधार पर, तो मॉलिक्यूलर बेसिस पर। तो मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे जेनेटिक्स में जो वंशागत की होती है वो डीएनए मॉलिक्यूल्स के द्वारा होता है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में आप लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जैसा कि मैंने बताया कि डीएनए, सबसे पहले हमें क्या देखना रहेगा, डीएनए। तो डीएनए में हम देखेंगे आपको, तो डीएनए आपको यहाँ पर दिख रहा है। डीएनए के बारे में हमने आप लोग को बताया था कि डीएनए क्या होते हैं, डीएनए खोज किसने की थी, डीएनए के प्रकार कितने होते हैं, डीएनए करता क्या है, डीएनए बने किससे होते हैं, वही सारी चीजें लगभग हम इसमें आप लोग को चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद से द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि अनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की। ठीक है, तो हम यहां से आप लोग को लेके चलते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक पे चर्चा करते हैं किसका, डीएनए का। तो देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड, आप लोग को हम यहाँ पे बता दें, जैसे कि डीएनए है आपका, डीएनए है, तो डीएनए की खोज के बारे में पहले से, इससे पहले हम ये जान लें, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जो है इसकी खोज साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिक्सचर। फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया था किसकी खोज, तो अनुवांशिक पदार्थ की खोज। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ मीन्स की न्यूक्लिक एसिड की खोज। अब जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये होते हैं आपके कितने प्रकार के, ये होते हैं आपके दो प्रकार के। एक आपका होता है क्या, आपका एक होता है डीएनए और एक होता है आपका क्या, आरएनए। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। लगभग अधिकांश प्लांट वायरस में जो आरएनए होते हैं वो उनके जेनेटिक मटेरियल होते हैं। किसमें, प्लांट वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है आपका, आरएनए होता है ऑलमोस्टली। जबकि मैमल्स, आदमी, इन सब में हम देखेंगे तो इन सब में अनुवांशिक पदार्थ क्या होंगे, डीएनए होते हैं। ठीक है, अब हम ये जान लिए कि जो ये न्यूक्लिक एसिड है इसकी खोज के बारे में जब हम देखें तो न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने किया था, फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया था। न्यूक्लिक एसिड होते कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के, डीएनए और आरएनए। डीएनए की खोज के बारे में जानेंगे तो डीएनए की संरचना जो है सर्वप्रथम दिए थे कौन, तो इसके बारे में हम जो पढ़ते हैं तो वाटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल देखते हैं। हालांकि डीएनए के कई प्रकार बने, उनके नंबर ऑफ बेस पेयर, नंबर ऑफ विड्थनेस, नंबर ऑफ लेंथ, यानी कि लेंथ के बेसिस ऑफ लेंथ, इन सब के आधार पर डीएनए के कई प्रकार बने हैं। जिसमें से जो आपका बी डीएनए है, कौन सा डीएनए, डी डीएनए, इस डीएनए को माना गया क्या कि यही सही डीएनए है, और इस डीएनए को ही हम बोल दिए क्या, इस डीएनए को बोल दिए वाटसन एंड क्रिक मॉडल, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, या इसी को हम बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, यह आपका डीएनए की संरचना है। देखो आपको लिखा है डीएनए इज नोन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड,
और जो आरएनए है उसको बोला गया राइबोन्यूक्लिक एसिड। आपसे बच्चों आपसे ये जान लीजिए कि एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में हो सकता है आप लोगों से पूछ रहे डीएनए आरएनए में, यानी डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, तो आपको सबसे पहला यहां पर आपको मिलेगा क्या कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा है और इसमें राइबोज शर्करा है। ठीक है, पहली कैरेक्टर तो आपको यही मिल जाएगी। दूसरी कैरेक्टर आप देखेंगे तो ये देखिए, एक स्टैंड इनका ये है, दूसरा स्टैंड इनका ये है, और ये एक दूसरे से कैसे हैं, हेलिकल है। एक दूसरे से कैसे हैं, हेलिकल। हेलिकल मतलब कुंडलित नुमा। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये डबल हेलिकल होते हैं। और ये देखिए ये कैसे होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड हुआ है, सिंगल स्टैंडर्ड आया है। तो आप बता सकते हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं और ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। अब हम आपको आते हैं, देखते हैं क्या यहां पर हम देखते हैं डीएनए बना किससे, डीएनए बना किससे। तो अब जान लीजिए कि डीएनए जो बनता है वो बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। डीएनए बनता है किससे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से। तो सबसे पहले हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड को जानने से पहले हम ये जान लें क्या कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड की जो संरचना होती है वो बनती है पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर मतलब 5 कार्बन युक्त शर्करा, फिर नाइट्रोजिनस बेस और फास्फेट। ये 3 चीजें मिलकर किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोटाइड का। और बहुत से न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तब वो बनाते हैं क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब आपने ये जान लिया कि डीएनए की जो संरचना होती है वो किससे बनती है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनती है। आपने लिखा है यहाँ पे देखिए, लिखा है ए न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स। क्या क्या, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फास्फेट, ये 3 चीजें होती हैं। अब हमें पेंटोस शुगर मैंने बता दिया क्या, 5 कार्बन युक्त। नाइट्रोजिनस बेस के बारे में जब हम देखते हैं तो नाइट्रोजिनस बेस में 2 चीजें आती हैं, एक आता है आपका क्या, प्यूरीन, और एक आता है आपका क्या, पिरिमिडीन। प्यूरीन और पिरिमिडीन आता है। प्यूरीन के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो प्यूरीन के अंतर्गत 2 नाइट्रोजन क्षार आते हैं। एक आपका आता है एडेनिन, एक आपका आता है प्यूरीन के अंतर्गत, यहां हम लिख दे एडेनिन, और दूसरा आता है क्या, गुआनिन। जबकि पिरिमिडीन के अंतर्गत आता है क्या आपका, साइटोसिन और थाइमिन। साइटोसिन और थाइमिन। एक और आता है उसका नाम है यूरेसिल। यूरेसिल। तो जब हम आरएनए पढ़ेंगे तब हम वहां पर थाइमिन की जगह किसको पढ़ लेते हैं, यूरेसिल को। बाकी ये दोनों आरएनए में रहते हैं और ये दोनों जो है डीएनए में रहते हैं। तो ये तो हो गया क्या आपका कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब देखते हैं तो यहां पर देखिए अब आपका आया है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में आपने लिखा यहां पर ए न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स। क्या क्या, तो आपने देखा फास्फेट, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस। अब यहां पर देखिए सब कौन किससे किस बांड द्वारा जुड़ा रहता है। तो यहां पर देखिए फास्फेट जुड़ा होता है पेंटोस शुगर से, फास्फेट जुड़ा होता है पेंटोस शुगर से। कैसे, तो फास्फो एस्टर लिंकेज के द्वारा। फास्फो एस्टर लिंकेज, लिंकेज का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, लिंकेज का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि फास्फेट जुड़ता है पेंटोस शुगर से। और पेंटोस शुगर, अगर आप ये दोनों को देखेंगे, किसको, पेंटोस शुगर को और नाइट्रोजिनस बेस को, नाइट्रोजिनस बेस को, तो ये दोनों आपस में मिलकर बना देंगे क्या, न्यूक्लियोसाइड। यहां पर देखिए ये बना है, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, न्यूक्लियोसाइड। और यहीं अगर फास्फेट जुड़ गया किसके माध्यम से, तो फास्फो एस्टर बॉन्ड के द्वारा, तो ये बना देंगे क्या, न्यूक्लियोटाइड। ये बना देंगे क्या, न्यूक्लियोटाइड। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो यहां पर हम देखेंगे आपका,
देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया है कि जो नाइट्रोजिनस बेस, हमने यहाँ पर आप लोग को ये नाइट्रोजिनस बेस की बात की थी। ये नाइट्रोजिनस बेस को जब हम देखे तो यहाँ पर देखिए हमने बताया कि नाइट्रोजिनस बेस में क्या होता है, प्यूरिन होता है और पिरिमिडीन होता है। पिरिमिडीन के अंतर्गत ही थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को कठिनाई होगी, इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन। और प्यूरिन के अंतर्गत क्या है, एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन के अंतर्गत क्या है, एडेनिन और ग्वानिन। अब यहां पर थोड़ा सा आपको समस्या होती है, वो है क्या कि सर डीएनए में क्या पाया जाता है और आरएनए में क्या होता है। तो आपको बच्चों यहां पर कुछ भी नहीं कंफ्यूज होना है। यहां पर सिर्फ एक चीज आपको दिमाग में रखना कि जब हम डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर पिरिमिडीन में थाइमीन के स्थान पर हम ये दोनों, सॉरी आपका यूरेसिल हट जाएगा। डीएनए में आपका क्या होगा, यूरेसिल हट जाएगा और थाइमीन और साइटोसिन रह जाएगा। जबकि आरएनए में जब हम पढ़ेंगे तो आरएनए में यूरेसिल और साइटोसिन रहेगा, थाइमीन हट जाएगा। बस यही इतना सा अंतर है। आरएनए में नाइट्रोजनी क्षार के रूप में, पिरिमिडीन में क्या होता है, थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल, जबकि डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर थाइमीन होता है। ये इतने चीजें होती हैं आपकी क्या, नाइट्रोजनी क्षार के रूप में। अब हम देखते हैं क्या, जब हम डीएनए की संरचना बनाते हैं, डीएनए की, हम आपको बता रहे हैं डीएनए की संरचना, यहां पर हम आपको डीएनए की संरचना एक बना के दिखा दें। ऐसे ही बेसिक रूप में आपको बता रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। ये हम बनाए आपका डीएनए की संरचना। तो यहाँ पर अब ये वाला स्टैंड आया यहाँ पर और ये आया यहाँ पर आपका, और ये जो है अब आएंगे आपके यहाँ पर और ये आएंगे यहाँ पर। अब हमें इसमें व्यवस्थित करना रहता है किसको, इसमें व्यवस्थित करना रहता है किसको, तो नाइट्रोजिनस बेस को, नाइट्रोजिनस बेस को। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो डीएनए का था, यानी कि डबल हेलिक्स जो मॉडल था, उसमें उन्होंने बताया है कि पर जो हेलिक्स होगा, हर एक हेलिक्स में जो नंबर ऑफ बेस पेयर की संख्या होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। बेस पेयर की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है, पहली चीज। तो अब यहां पर आधे से लेकर हम आते हैं, आधे तक आते हैं, तो आधे का मतलब ये होगा कि 5 इसमें रहेंगे, 10 इसमें रहेंगे और 5 इसमें रहेंगे। यानी कि अब वाटसन और क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए में हम ये जानेंगे तो बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर टोटल कितना होता है, 20 बेस पेयर। कितने होते हैं, 20 बेस पेयर होता है। अब हम ये जान लें कि बेस पेयर तो होते हैं। अब बेस पेयर क्या है, तो बेस पेयर ये होते हैं, बेस का मतलब नाइट्रोजिनस बेस। अब नाइट्रोजिनस बेस क्या है आपके, AgCT। Ag किसके हैं, प्यूरिन के, और Ct किसके हैं, पिरिमिडीन के। अब क्या होता है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चारगाफ, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चारगाफ। उन्होंने बताया था कि एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडीन से ही जुड़ेगा तभी हेलिकल संरचना बनेगी। एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडीन से जुड़ेगा। आप ऐसे जान लीजिए कि जैसे फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, चुंबकत्व में आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखेंगे यन ध्रुव और यस ध्रुव, अगर दोनों ध्रुव एक समान मिलाइए तो देखिए नहीं चिपकता है, एक दूसरे से दूर भागते हैं। अगर वही दोनों का पोलर इंड अलग अलग हो, एक का यन हो एक का यस हो, तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो वही नियम यहाँ पर भी है।
अगर हम प्यूरीन का प्यूरीन से जोड़ेंगे तो ये बेस पेयर नहीं बन पाएगा। इसीलिए उन्होंने बताया कि प्यूरीन का एक तो पिरिमिडीन का एक जब आपस में जुड़ेंगे तो बेस पेयर बनेगा। तो यहां पर देखा गया एडेनिन जुड़ेगा डबल बॉन्ड टी से। एडेनिन जुड़ेगा किससे? डबल बॉन्ड टी से। और ग्वानिन जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड सी से। अब ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं? तो देखिए डबल बॉन्ड क्या है? तो डबल मतलब कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये ट्रिपल है तो ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ट्रिपल है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। कौन कौन? ए डबल बॉन्ड और जी सी से ट्रिपल बॉन्ड। अब यहां पर हम देख लेते हैं वही चीज। यहां पर देखिए यहां पर आपका देखिए ये डीएनए की संरचना है। अब यहां पर इसमें देखिए यहां पर दिया है कि ए जुड़ेगा टी से और जी जुड़ेगा सी से या सी जुड़ेगा जी से। इस तरीके से यहां पर है। अब एक बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर से जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। टोटल अगर हम आप लेंथ लेते हैं एक हेलिक्स से दूसरे हेलिक्स के बीच की दूरी वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। वो होती है कितनी? 34 एंगस्ट्रॉम। इनकी जो विड्थनेस होती है वो होती है कितनी? 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपके हो गए क्या? ये आपके हो गए देखिए वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो कि प्रपोज्ड किया गया था, बना था कब? ये 1953 में। अब यहां पर मैंने आप लोग को ये चीज अभी थोड़ी देर पहले समझाया है कि अगर ये यहां पर एक चीज और जानिएगा, यहां पर एक चीज और समझ लीजिएगा। अगर ये ए जुड़ा टी से और जी जुड़ा, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है ना, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यही मैंने आपको समझाया है। यहाँ पर देखिए 4 ग्राफ का रूल था, इन्होंने ही बताया था क्या कि ये जुड़ेंगे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ए जुड़ेगा टी से, जी जुड़ेगा सी से। और ये इतना यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो बात होती है वो होती है किस केस में? वो होती है डीएनए के केस में। अब यही इस टी की जगह अगर यू जुड़ा, ये यू जुड़ा, तब ये किस केस में बात हो जाएगी? तब ये बात हो जाएगी किस में? देखिए आरएनए के केस में। यही मैंने आपको बताया है कि टी की जगह क्या होगा? आरएनए में यू होगा। टी मतलब क्या? टी का मतलब थाइमीन, ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब ग्वानिन, सी का मतलब साइटोसिन। अब देखिए ईच टर्न यानी कि प्रत्येक टर्न पर कितने बेस पेयर होंगे? 10 बेस पेयर। ये भी मैंने आप लोग को बता रखा है। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने आप लोग को बता रखा था किसी का एक ध्रुव एन होगा तो दूसरे का ध्रुव यस होगा। वही चीज यहां पर है। यहां पर 3 प्राइम अगर एक हेलिक्स आ रहा है 5 प्राइम की तरफ तो दूसरा 5 प्राइम आएगा 3 प्राइम की तरफ। और बाकी सारी चीजें तो यहां पर आपकी क्लियर ही है, ये मैंने आपको बता रखा है। हाँ, अब एक चीज और आता है ये कि ये दोनों एक दूसरे से किससे? दो जो हेलिक्स हैं, ये जो हेलिक्स हैं यहां पर जो संरचना है ये कौन से बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं? तो ये जुड़ता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा। कौन से बॉन्ड द्वारा जुड़ता है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। अब हम यहां पर चले तो देखिए, अब तो ये हमने यहां तक को डीएनए की संरचना और सारी चीजें तो यहां तक ये सब सारी चीजें तो हमने देख ली थी। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, ये सारी चीजें हमने देख लिया था। ये डीएनए की संरचना के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये डीएनए करते क्या है। डीएनए करते क्या है? तो देखिए डीएनए में प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस होती है डीएनए में। डीएनए से ही आरएनए बनता है। किस एंजाइम की उपस्थिति में? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में बनता है। अब यहां पर जब हम देखेंगे तो यहां पर देखने को हमें क्या मिलेगा? डीएनए में होता है क्या? ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन होता है। किस एंजाइम की उपस्थिति में? तो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। कौन से एंजाइम?
ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होता है? ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। डीएनए का क्या? रेप्लिकेशन होना। अब ये रेप्लिकेट होंगे तो बना देते हैं क्या? आरएनए। क्या बना देते हैं? आरएनए बना देते हैं। अब आरएनए बना तो अब आपको आरएनए के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। तो जान लीजिए कि जो आरएनए होता है, आरएनए के होते हैं 3 प्रकार। आरएनए के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक होता है क्या? एम आरएनए, एक होता है क्या? टी आरएनए, और एक होता है क्या आपका? आर आरएनए। एम आरएनए, टी आरएनए और आर आरएनए। अब यहां पर सबसे बड़ी चीज, ये भी एक कंपटीशन एग्जाम में आप लोगों से भी पूछ लेगा या 1 नंबर में भी पूछ लेगा कि ऑल जेनेटिक मटेरियल, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो सभी जेनेटिक मटेरियल या समस्त आनुवांशिक सूचनाएं, जेनेटिक मैसेजेज, वो कहां पर स्टोर होते हैं? तो आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, वो सभी जेनेटिक मैसेजेज किसके पास रहेंगे? तो एम आरएनए के पास रहते हैं। किसके पास रहेंगे? एम आरएनए के पास रहते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को हम एक छोटा सा एक स्टोरी आपको बता दें। यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरी ये है, रहने दीजिएगा इसको, अभी बाद में हम देखते हैं इस टॉपिक को। एक यहाँ पर ले लीजिए, एक यहाँ पर है नदी। क्या है? नदी है। नदी के इस पार है फैक्ट्री। नदी के इस पार है क्या? फैक्ट्री। और फैक्ट्री है, फैक्ट्री के पास सामान ले जाने के लिए नदी से इस पार जाना पड़ेगा। तो इस पार ले जाने के लिए यहां पर हमको चाहिए क्या? कोई वाहक। क्या चाहिए? कोई वाहक चाहिए। और क्या ले जाएंगे? तो सभी मटेरियल। क्या ले जाएंगे? मटेरियल ही लेके जाएंगे, तभी तो फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनेगा। तो हमने बोला ऑल जेनेटिक मटेरियल किसके पास होते हैं? एम आरएनए के पास होते हैं। ये आपको बेसिक रूप में समझा रहे हैं, जिससे आप ये समझ जाइए कि हाँ कैसे क्या होता है। एम आरएनए के पास क्या है? ऑल जेनेटिक मैसेज। ऑल जेनेटिक मैसेजेज हैं। अब हम देखेंगे क्या, अब इन सभी जेनेटिक मैसेज यानी कि सभी मटेरियल को हम किस पर ले जाएं? किसी वाहक के द्वारा। तो वाहक मतलब हो गया क्या? टी आरएनए। टी मतलब ट्रांसफर। क्या करेगा? तो सभी जेनेटिक अनुवांशिक सूचनाओं को ट्रांसफर करेगा। तो सभी अनुवांशिक सूचनाओं को ये क्या किया, यानी सभी मटेरियल आए, इस पे सवार हुए। अब ये सवार होकर पहुंचा कहां पर? फैक्ट्री के पास। अब ये फैक्ट्री क्या है? तो फैक्ट्री जो है ये है आर आरएनए। फैक्ट्री क्या है? आर आरएनए। आर आरएनए का मतलब हुआ, आर मतलब होता है राइबोसोमल। आर मतलब क्या होता है? राइबोसोमल। और राइबोसोम का कार्य, राइबोसोम को हम बोलते क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो भाई अब जैसे हम बोल दे बिस्किट की फैक्ट्री, तो बिस्किट फैक्ट्री में क्या बनेगा? बिस्किट ही बनेगा। बोल दे हम स्लीपर की फैक्ट्री, तो स्लीपर की फैक्ट्री में बिस्किट थोड़ी नहीं बनेगा, स्लीपर ही बनेगा। तो वही चीज यहां पर है। राइबोसोम को हम बोला गया क्या? हमने क्या बोला? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। तो यहां पर क्या बनेगा? प्रोटीन ही बनेगा। अब राइबोसोमल आरएनए के पास कहा है? ये जितना भी मैसेज था आनुवांशिक, ये सभी मैसेजेज आए किसके द्वारा? टी आरएनए। इनका कार्य क्या है? कि सूचनाओं को स्थानांतरित कर देना। तो स्थानांतरित किए आर आरएनए के पास, और यहां से ये क्या किया? स्थानांतरित होने का मतलब ये हो गया कि अब यहां से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, अब ये जब यहां से आरएनए के द्वारा जब पहुंचे कहां पर? जब यहां पर ये प्रोसेस यानी प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं क्या हम? ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन को बोलते हैं अनुलेखन, और ट्रांसलेशन को बोलते हैं हम क्या? अनुवादन। अनुवादन मतलब क्या? कि जो भी चीजें, अनुवाद मतलब क्या? अंग्रेजी आप जो पढ़ रहे हैं उसी को हम क्या करें? अपनी भाषा में समझ लें, वही अनुवादन होता है। तो जो आरएनए पहुंचा वो आरएनए क्या किया? अब ये क्या करेंगे? यहां पर आकर जो अभी हमने यहां पर ये जो कहानी सुनाई आप लोग को,
अब ये डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाएंगे, ये क्या बनाते हैं, कोडान बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोडान, जिनको हम बोलते क्या हैं, जेनेटिक कोड बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड बोलते हैं। और जेनेटिक कोड हमेशा किस रूप में होता है, तो जेनेटिक कोड हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म में रहता है। जेनेटिक कोड हमेशा किस रूप में रहता है, ट्रिपलेट फॉर्म में। ट्रिपलेट फॉर्म का मतलब ये कि जैसे AUG, GUC, ये सब क्या है, ये कोड है, कोडान है। ये ऐसे ही AUC, UGA आदि ऐसे कुल मिलाकर लगभग 64, कितने, 64 कोडान बनते हैं। क्या बनते हैं, 64 कोडान बनते हैं। और सभी कोड, जितने भी कोड, ये सब एक एक कोड बनेंगे, ये सभी कोड किसी न किसी प्रकार के, किसको, अमीनो एसिड को बनाने का कार्य करेंगे, किसी न किसी प्रकार के अमीनो एसिड को बनाने का कार्य करते हैं। तो अब आप बताइए कि जैसे मैंने अभी बोला है कि बिस्किट की फैक्ट्री में बिस्किट बनेगा, तो बिस्किट बनने के लिए हमें थोड़ा बहुत मैदा लेना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे हमें उनमें और मटेरियल मिलाना पड़ेगा, और जब सब मैदा मिल जाएंगे आपस में, तब हम बिस्किट बना लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी है। अभी हमको मिला क्या, अमीनो एसिड मिला है। अब हम प्रोटीन की जब परिभाषा पढ़ते हैं, किसकी परिभाषा, प्रोटीन की परिभाषा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोटीन लिखा है, ये यानी यहाँ लिख दिया, यानी यहाँ रहना चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब ये हो गया कि प्रोटीन की जब हम परिभाषा पढ़ते हैं तो बोलते हैं प्रोटीन आर द पॉलीमर, प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। यानी कि प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड का बहुलक होता है। मतलब बहुत से अमीनो एसिड जब मिलते हैं तब क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। अब ये जो प्रोसेस होती है, एक सेंट्रल डोगमा सिस्टम है, जो कि आप लोग को जब आप BSc में जाएंगे तो वहां पर, हालांकि इंटरमीडिएट के भी किताबों में, बहुत से किताबों में सेंट्रल डोगमा बना दिया है, लेकिन वो BSc के लेवल से है। फिलहाल हम तब भी आप लोग को थोड़ा सा, हम आप लोग को यहीं पर समझा देते हैं। सेंट्रल डोगमा के लिए आप लोगों को इन शॉर्ट में हम बता देते हैं। चलिए देखिए, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जीन होते हैं, विभिन्न प्रकार के जीन होते हैं। और आप लोग जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि जीन का, प्रत्येक जीन का अपना अपना वर्क होता है। आप लोग को हमने स्टार्टिंग में एक टॉपिक बताया है, अभी यहाँ पर आप लोग को बताया है कि न्यूक्लियोटाइड के बारे में। ये जानिए, न्यूक्लियोटाइड जो होता है, एक न्यूक्लियोटाइड से एक जीन का निर्माण होता है, एक न्यूक्लियोटाइड से एक जीन का निर्माण होता है। अब आप सोच लीजिए कि DNA में कितने पॉली न्यूक्लियोटाइड से बनता है DNA का स्टैंड, और कैसे डबल स्टैंडर्ड होते हैं, तो आप सोच सकते हैं एक DNA से कितने जीन का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो वैसे हमारे शरीर में क्या होते हैं, जीन होते हैं, और वो जीन में क्या, जीन का कार्य क्या होता है, अलग अलग अपने लक्षणों को प्रदर्शित करना। अब यहां पर हम आपको सेंट्रल डोगमा बनाकर दिखा देते हैं। देखिए, यहां पर होते हैं प्रमोटर जीन, कंट्रोलर जीन, रेगुलेटर जीन, और यहीं पर आपका प्रमोटर के बाद यहीं पर रहेगा ऑपरेटर जीन। कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर को ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। अब इन सब के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो जीन होता है वो होता है
स्ट्रक्चरल जीन। क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट जीन होता है। यहां से जब शुरुआत होगी, यहां से जब शुरुआत होती है तो यहां पर रहते हैं डीएनए। डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन प्रमोट करता है। कौन सा जीन? प्रमोटर जीन। क्या करेगा? तो ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये ऑपरेट होंगे। ऑपरेट और कंट्रोल आप जो भी करिए किसमें? तो स्ट्रक्चरल जीन। अब स्ट्रक्चरल जीन क्या? कौन सा जीन? अब स्ट्रक्चरल जीन में बहुत से जीन आएंगे। अब मान लीजिए जैसे हमारे इंसुलिन वाले जो जीन है, तो इंसुलिन जीन का जो वर्क है वो अपना इंसुलिन फॉर्म करेगा। जितने भी हमारे शरीर में हार्मोनल सेक्रीशन होते हैं, तो हार्मोनल सेक्रीशन के लिए अलग अलग प्रकार के जीन हैं। तो ऐसे ही स्ट्रक्चरल जीन भी क्या करेगा? जैसा जो होगा वैसा वैसा आप क्या करेगा? वो ऑपरेट करके क्या कराएगा? यहाँ पर ट्रांसलेशन कर। सेंट्रल डोग्मा में यही सारी प्रक्रियाएं होती हैं, इसी को सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। यहां पर क्या होगा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होगा। रेगुलेटर जीन क्या करेगा? रेगुलेट कर कर क्या बना देगा? अब यहां पर अमीनो एसिड का निर्माण कराना शुरू कराता है। और फिर जब अमीनो एसिड बनता है तब किसका निर्माण हो जाता है? प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। अब देखिए, यह आप लोग के फिलहाल उसमें नहीं है। हाँ, यहां पर हम आ जाए, थोड़ी सा आप देख लीजिए। तो देखिए डीएनए में क्या होते हैं? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। डीएनए में न्यूक्लियस होते हैं। क्या क्या? अब ये आर्जिनिन लाइसिन, ये क्या होते हैं? ये एक प्रकार के अमीनो एसिड। आर्जिनिन लाइसिन क्या है? एक प्रकार के, देखिए लिखा है बेसिक अमीनो एसिड रेड्यूसेस। हालांकि हमें इससे नहीं मतलब, हमें ये जानना ये है क्या? तो ये एक प्रकार के क्या है? अमीनो एसिड हैं। और ये किसके? आपके ये सेल हैं तो यूकैरियोटिक सेल है। किसका? एनिमल सेल का। क्या होते हैं? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। हमारे डीएनए में आप लोग जानते हैं कैसे प्रोटीन पाई जाती है? तो हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। आप लोग पढ़ते हैं क्या? सेल साइकिल, क्लास 11th में है सेल साइकिल। सेल साइकिल में जब आप पढ़ेंगे सिंथेटिक स्टेज, यानी कि यस फेज, यस फेज बोलते हैं। तो यही हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है? संश्लेषण होता है। तब जाके हमारे सेल्स क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। डीएनए क्या होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। और हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। किसमें? हमारे यूकैरियोटिक सेल में होता है। अब हम ये देखते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब देखिए पैकेजिंग क्या होता है? पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन, एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। यानी कि डीएनए पैकेजिंग का मतलब ये हुआ कि एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स जो होंगे वही क्या होंगे? वही जो क्रोमेटिन है वही क्या होंगे? आपके डीएनए पैकेजिंग में जाएंगे। और उसमें कैसा होगा? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, यानी कि उसमें हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स नहीं होंगे। अब क्रोमेटिन क्या है? तो क्रोमेटिन रीजन विच आर लूजली पैक्ड, रीजन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन्स डार्क। यानी कि अब जो क्रोमेटिन होता है वो दो प्रकार के होते हैं, यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन क्या होता है? यू क्रोमेटिन मतलब यू मतलब होता है सही, और हेट्रो मतलब होता है विषम। सही का मतलब हुआ रीजन विच इज लूजली पैक्ड, मतलब कि ये सघन नहीं रहेंगे, ये सघन नहीं रहेंगे। एंड स्टेन्स लाइट, और इनका जो कलराइजेशन यानी कि जो कलरिंग किया जाएगा वो हल्का किया जाता है। तो ऐसे क्रोमेटिन को क्या बोलते हैं? यू क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होते हैं? तो क्रोमेटिन ही मिलकर किसका संरचना बनाते हैं? क्रोमोसोम का संरचना बनाते हैं। तो क्रोमेटिन कितने प्रकार के? यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन क्या होते हैं? कि जो धागे नुमा संरचना होती है वो डेंस नहीं रहेंगे, वो थोड़ा दूर दूर पर आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और कैसा? कलर्ड, बहुत हल्का कलर्ड होगा। और रीजन दैट इज मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन्स डार्क, मतलब कि वह क्षेत्र क्रोमेटिन का वह भाग जो कैसा हो? बहुत सघन एक दूसरे से जुड़ा हो। और कैसा? स्टेन डार्क, यानी कि वो कलर किया गया हो कैसा? काफी डार्क। तो ऐसे क्रोमेटिन को क्या कह देते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन कह देते हैं। अब आते हैं हम क्या?
थोड़ा सा आप लोग को, और यहाँ पर हम आप लोग को, यह है समरी है, कुछ आप लोग को इसमें पढ़ने के लिए है। डीएनए एंड आरएनए आर द जेनेटिक मटेरियल। कहने का मतलब ये हो गया कि डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। मैंने आप लोग को बताया है कि जो ये आरएनए होगा ये कुछ पादप वायरस में, कुछ प्लांट वायरस में ही क्या होंगे, जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करेंगे, जबकि डीएनए आल में। हाँ, एक चीज और जानिएगा, वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में होगा वो कोई दोनों में से कोई एक होगा, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ये आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मैंने आप लोग को बता रखा है, बहुत से न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तब जाके डीएनए की संरचना का निर्माण होता है। ए न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ सुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फेट ग्रुप। यह भी मैंने आप लोग को बता रखा है कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो किससे बनता है, तो सुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप के साथ मिलकर बनता है। अब डीएनए इज द डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ एंटी पैरेलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। मैंने आप लोग को बहुत पहले बता रखा था, यह मैंने आपको चुंबकत्व वाली कहानी बताई थी कि अगर यन ध्रुव और यन ध्रुव आपस में एक दूसरे साइड से ही जुड़ेंगे तो ये क्या होंगे, तो एक दूसरे से दूर हटेंगे। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होंगे, तुरंत जुड़ जाएंगे। तो वही आपने लिखा है, डबल स्टैंडर्ड होते हैं लेकिन जुड़ते कैसे हैं, तो एंटी पैरेलल, समानांतर नहीं रहते। The two chains have anti-parallel polarity। वही चीज है, it means if one chain has the polarity 5 3 मतलब 5 प्राइम 3 प्राइम, तो दूसरा जो होगा वो क्या होगा 3 प्राइम। वही चीज, एक यन और यस ध्रुव है तो दूसरा यस और यन ध्रुव होगा, तभी चुंबक चिपेंगे। वैसे यहाँ पर भी स्ट्रैंड्स जो होंगे, स्ट्रैंड जो होगा वो क्या होगा, एक 5 प्राइम 3 प्राइम तो दूसरा 3 प्राइम 5 प्राइम होगा, तभी जुड़ेंगे। The bases in two strands are paired through hydrogen bond। मैंने आप लोग को ये भी बता रखा है कि A जुड़ेगा डबल बॉन्ड T से, G जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड C से। ये जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। यह भी आप लोग को बता रखा है। फॉर्मिंग बेस पेयर, यहाँ पे देखिए ये बना हुआ भी है आपका। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड इज एसोसिएटेड विथ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। डीएनए हमेशा कैसे होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं, एंड इट इज एसोसिएटेड विथ पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, और जुड़े रहते हैं किसके द्वारा, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा, तो हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। अब है, इन यूकैरियोटिक डीएनए इज पैकेज्ड एज न्यूक्लियोसोम्स विथ हिस्टोन प्रोटीन। मतलब यूकैरियोटिक में डीएनए पैक्ड होते हैं किसके द्वारा, न्यूक्लियोसोम के द्वारा। न्यूक्लियोसोम का मतलब हो गया वही न्यूक्लियस, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, सोम मतलब बॉडी, जिसमें हमारे सभी मटेरियल होते हैं, वही न्यूक्लियोसोम है। विथ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। और वही चीज जो लास्ट में मैंने बताया था, हिस्टोन प्रोटीन आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड। कौन कौन, तो आर्जिनिन और लाइसिन, ये होते हैं क्या, आपके बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। अब हम चलते हैं आपके क्या नए टॉपिक पर आते हैं। नए टॉपिक, एक आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड डीएनए इज रिटेन एंड फॉलोज, मतलब कि डीएनए का एक सीक्वेंस है, वो कैसा है, 5 प्राइम 3 प्राइम है। अब हमको इसको किस तरीके से लाना है, 3 to 5 प्राइम, तभी डीएनए का स्ट्रैंड हमारा बनेगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, हमारा सबसे अच्छा बहुत सरल ट्रिक है वो ये कि आप अपने दिमाग में ये रखिएगा कि ए से कौन जुड़ता है, जी से कौन जुड़ता है, या टी से कौन जुड़ता है, सी से कौन जुड़ता है, और कितने बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। ये अगर आपके दिमाग में है तो ऐसे क्वेश्चंस आप तुरंत लगा लेंगे। अब यहां पर आपको क्या करना है भाई, मैंने बोला एंटी पैरेलल होना चाहिए, अभी इससे पहले मैंने पढ़ा है। तो यहाँ 3 प्राइम है तो यहां आप लेते आइए 3 प्राइम। देखिए अभी ये नीचे आंसर है लेकिन हम इसको नहीं देख रहे हैं, आपको सिर्फ अभी इसको आप अभी एकदम इग्नोर किए रहिए। बस ये ट्रिक देखिए कैसे हो रहा है, ध्यान से सुनिए। ए जुड़ता है किससे, टी से, टी जुड़ता है किससे, ए से, जी जुड़ता है किससे, सी से, सी जुड़ता है किससे, जी से, ए टी से, टी ए से,
जी सी से, सी जी से, ए टी से, टी ए से, जी सी से, सी जी से। इस तरीके से आप ओवरऑल ऐसे करते जाइए तो यहाँ पर आप देखिए मिला लीजिए, जहां तक हमने मिलाया लगभग लगभग सब मिल रहे हैं। और यहाँ पर आकर आप क्या, ये जो 5 प्राइम है वो 5 प्राइम यहाँ कर लीजिए। अब ये हो जाएंगे एंटी पैरेलल और ये हमारा डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड होगा वो आप बोल सकते हैं कि अब ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। ऐसा बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन जरूर आता है। ये वाला आप लोग जरूर 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। और ये मैंने आप लोग को इसका ट्रिक बताया कि आप अपने दिमाग में रखिएगा कि ए जुड़ेगा टी से, जी जुड़ेगा सी से, ये दिमाग में जरूर रखिएगा। अब हम चलते हैं आपका द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यानी कि देखो भाई, ये तो है बहुत बढ़िया टॉपिक, अब इसको बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। जेनेटिक मटेरियल खोज, आनुवांशिक पदार्थ की खोज के संदर्भ में ग्रिफिथ, हर्शे एवं चेज ने अलग अलग अपना अपना एक्सपेरिमेंट किया है। ग्रिफिथ ने अलग एक्सपेरिमेंट किया है, हर्शे एवं चेज ने अलग एक्सपेरिमेंट किया है। तो इस पर जो है, 1 मिनट के लिए रुकिए।